नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। आज मैं आपके लिए हिंदी के 50 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए सहायक साबित होंगी। चलिए दोस्तों, हम अपना हिंदी का 50 क्वेश्चनों में पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहचान का तत्सम शब्द है। बताइए दोस्तों, पहचान का तत्सम शब्द कौन सा है? प्रत्याभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान या अवधान? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से पहचान का तत्सम शब्द कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। प्रत्याभिज्ञान पहचान का तत्सम शब्द है। चलिए दोस्तों, हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा और अगला प्रश्न है, प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या है? बताइए दोस्तों, प्रभुत्व का तद्भव शब्द है पहचान, पहुंच, गुरुत्व या गुरुत्व? बताइए दोस्तों, प्रभुत्व का तद्भव शब्द कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, पहुंच। प्रभुत्व का तद्भव शब्द है पहुंच। चलिए दोस्तों, हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है, बहनोई शब्द का तत्सम है। बताइए दोस्तों, बहनोई शब्द का तत्सम है बहन उई, बहनपति, भगनीपति या ऊपर में से कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जवाब सही है? बहनोई का तत्सम है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, भगनीपति। बहनोई का तत्सम शब्द है भगनीपति। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथा प्रश्न है, वृश्चिक। जी हाँ दोस्तों, वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है। बताइए दोस्तों, वृश्चिक यानी बिच्छू, बिच्छू यानी वृश्चिक का तद्भव रूप है। जी हाँ दोस्तों, बिच्छू, षड्यंत्र, बर या भ्रमण? बताइए दोस्तों, वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, बिच्छू। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है वृश्चिक। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको बार बार मिलते रहें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि एक भी नंबर के लिए आपको वीडियो पसंद आए तो कम से कम आप लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों, हम अपना पाँचवां और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, चार दिए गए, चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। अब पहला विकल्प दिया है, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है। दूसरा विकल्प है हमारा, अव्यय आविकारी होते हैं। तीसरा विकल्प है हमारा, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते। चौथा विकल्प है हमारा, क्रिया विशेषण आविकारी होते हैं। बताइए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। यह कथन हमारा बिल्कुल ही गलत है। अव्यय हमारे अभिकारी होते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है हमारा। सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, ये भी हमारा सही है। क्रिया विशेषण अभिकारी होते हैं, ये भी हमारा सही है। लेकिन उसने पूछा है नहीं, कौन सा सही नहीं है, तो पहला हमारा सही नहीं है। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। जी नहीं, बहुत अंतर होता है। अव्यय और क्रिया विशेषण में बहुत अंतर होता है, इसलिए हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना छठवां और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ही करना है। वह अगला हमारा प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? जी हाँ दोस्तों, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इसमें कौन सा अव्यय है? बताइए दोस्तों, संकेतवाचक, परिणामवाचक, समुच्चय बोधक या करणवाचक? बताइए दोस्तों, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, करणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में करणवाचक अव्यय है। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? आपको दोस्तों प्रश्न को जरूर बार बार पढ़ लेना है। यदि आप प्रश्न को पढ़ने में गलती की तो आप प्रश्न का आंसर जरूर गलत ही देंगे। हर प्रश्न का आपको कमेंट में जवाब देना है, और आपको ये जरूर मिलान करना है कि दिए गए जो 50 प्रश्न से उसमें आपके कितने सही निकलने हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, आम मीठा है, समोसे ताजे बन रहे हैं। बताइए दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ ही नहीं है? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, आम मीठा है। आम मीठा में किसी, जो हमारा वाक्य है आम मीठा है,
इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों अपना 8वां और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, जिस शब्द में क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, बार बार। इसको आपको रफ कॉपी में जरूर से जरूर नोट कर लेना है। अब बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जिस शब्द में क्रिया के होने का समय निर्धारित होता है उसे क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों। पहला शब्द है कारक, दूसरा है काल, तीसरा है अव्यय, चौथा है क्रिया विशेषण। बताइए दोस्तों, जिस शब्द में क्रिया के होने का समय निर्धारित नहीं होता उसे क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे काल कहते हैं। जिस शब्द में क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। चलिए दोस्तों अपना 9वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्न को आपको बार बार पढ़ना है, तभी आप सही आंसर दे पाएंगे। और कमेंट में आप ये जरूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए। वीडियो को आपको लाइक जरूर कर देना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बताइए। अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, तब की बात कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। वह चुपचाप चला गया, वह चुपचाप चला गया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों अपना 10वां और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न को सही से पढ़िएगा। नहीं हुआ, किसका उपयोग नहीं हुआ, क्रिया विशेषण का। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का उपयोग नहीं हुआ है। बताइए दोस्तों। राम जाता है, सीता भोजन पकाती है, उसने रोते रोते कहा, वह जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यदि आप ऐसे मज़ेदार वीडियो पाना चाहते हैं बार बार ही, तो वीडियो को, चैनल को आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राम जाता है, राम जाता में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों अपना 11वां और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। आप मेरी मदद करेंगे ना, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, वह ना सोता है ना खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, इसमें क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों अपना 12वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वां प्रश्न है, संस्कार का संधि विच्छेद है। बताइए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। संस्कार का संधि विच्छेद है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। संस्कार का संधि विच्छेद है, संस प्लस कार। जी हाँ दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपना 13वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, उद्गम का उपसर्ग है। बताइए दोस्तों, उद्गम में कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। उद्गम में उत प्लस गम। उद्गम में कौन सा उपसर्ग है, उत। चलिए दोस्तों हम अपना 14वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 14वां प्रश्न है, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए दोस्तों, संस्करण में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है। संग प्लस कार, सम प्लस कार, संग प्लस कार, संग प्लस कार। बताइए दोस्तों, संस्करण में उपयुक्त उपसर्ग है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, सम। कौन सा उपसर्ग है, सम। संस्करण में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, सम। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट और 15वां क्वेश्चन है, 100 की गिनती को कहते हैं। बताइए दोस्तों, 100 की गिनती को क्या कहते हैं। प्रतिशत, सती, शताब्दी या शतक। बताइए दोस्तों, 100 की गिनती को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। 100 को हम क्या कहते हैं, शतक। इसीलिए दोस्त सब लोग कहते हैं ना, मैंने शतक बना लिया, मैंने शतक बना लिया। तो 100 को हम क्या कहते हैं, शतक कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी है। बताइए दोस्तों, गुरु के समीप, जो अपने गुरु के पास ही रहता हो और उसी के पास ही शिक्षा ग्रहण करता हो, उस विद्यार्थी को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों।
जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, अंतेवासी। जो गुरु के समीप ही रहकर शिक्षा ग्रहण करता हो उस शिष्य को हम क्या कहते हैं, या उस विद्यार्थी को क्या कहते हैं, अंतेवासी। चलिए दोस्तों, हम अपना 17वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 17वां प्रश्न है, परित्यक शब्द का अर्थ है। जी बताइए दोस्तों, परित्यक शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उपोच्छा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, या जिसका परित्याग आवश्यक हो। बताइए दोस्तों, परित्यक शब्द का अर्थ, सही अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। उपेक्षा पूर्वक जिसे छोड़ दिया गया हो उसका सही अर्थ क्या है? परित्यक। चलिए दोस्तों, हम अपना 18वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वां प्रश्न है, रेस्तरां। जी हाँ दोस्तों, रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? बताना है कि रेस्तरां किस भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का, जर्मनी भाषा का, या रूसी भाषा का। बताइए दोस्तों, रेस्तरां हमारा किस भाषा का शब्द है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है हमारा रेस्तरां। चलिए दोस्तों, हम अपना 19वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? प्रश्न को आपको जरूर ठीक अच्छे तरीके से पढ़ना है। यदि आपने जल्दबाजी की, प्रश्न को सही तरीके से नहीं पढ़ा तो गलत ही जवाब देंगे। और हर सवाल का जवाब आपको कमेंट में जरूर लिखना है, और आपको ये जरूर बताना है कि आपके 50 में कितने सही निकले। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? बताइए दोस्तों, पहला परिरक्षण, दूसरा निरूपण, तीसरा स्वशासन, या चौथा बृहत्तर। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, बृहत्तर। बृहत्तर हमारा क्या है? उपसर्ग रहित है। इसमें किसी भी प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। चलिए दोस्तों, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है। चलिए दोस्तों, हम अपना 20वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 20वां प्रश्न है, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ दोस्तों, बताइए कि जो लिप्सा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है, सा प्रत्यय है, प्लप्सा प्रत्यय है, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए दोस्तों, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ दोस्तों, लिप्सा शब्द में सा। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सा। सा अंतिम में क्या है? सा है। जो अंतिम में आए उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो हमेशा शब्द के आगे आए उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो लिप्सा में अंतिम पद कौन सा है? हमारा सा। इसीलिए लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सा नंबर। चलिए दोस्तों, अपना 21वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है, अंगूठा दिखाना का अर्थ है। जी दोस्तों, अंगूठा दिखाना, आप किसी को अंगूठा दिखाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? बताइए दोस्तों, अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या है? धोखा देना किसी को, जब आप किसी को धोखा देते हैं तब अंगूठा दिखाते हैं। इनकार करना, जब किसी को आप मना कर देते हैं तब अंगूठा दिखाते हैं। खुशामद करना अंगूठा दिखाना होता है, कि आदर प्रकट करना अंगूठा दिखाना होता है? बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए, तुरंत कमेंट करके बताइए, मैं अभी देख रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो एक प्रकार से अंगूठा दिखाने के बराबर होता है। मान लीजिए आपका कोई सच्चा मित्र है और आपसे कोई मदद मांगता है, आप उसको धोखा दे देते हैं, कहने के बाद भी आप उसकी मदद नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है? अंगूठा दिखाना होता है। तो अंगूठा दिखाना का अर्थ है धोखा देना। चलिए दोस्तों, हम अपना 22वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 22वां प्रश्न है जो बेहद ही मजेदार है, गोबर गणेश होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों, गोबर गणेश होना मुहावरे का क्या अर्थ है? किए धरे पर पानी फेरना, बेवकूफ होना, गोबर की पूजा करना, या गड़बड़ करना? बताइए दोस्तों, किसको हम कह देते हैं गोबर गणेश होने का अर्थ है? कई बार आपने सुना होगा कि यार ये गोबर गणेश हो क्या, गोबर गणेश हो क्या। तो बताइए, गोबर गणेश होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, बेवकूफ होना। जो बेवकूफ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गोबर गणेश होना। चलिए दोस्तों, हम अपना 23वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 23वां प्रश्न है, यदि आप हम पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको बार बार मिलते रहेंगे। अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
अन्य जल, जी हाँ दोस्तों, अन्य जल में कौन सा समास है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस 2018, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है, अन्य जल में कौन सा समास है। और हो सकता है जो 24 में होने वाली परीक्षा है उसमें ये फिर से पूछा जाए कि अन्य जल में कौन सा समास है। बताइए दोस्तों, अन्य जल में कौन सा समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है कि द्वंद्व समास है। जी हाँ दोस्तों, अन्य जल में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है हमारा अन्य जल में, द्वंद्व समास है। चलिए दोस्तों, हम अपना 24वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 24वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द समूह में बताइए कौन सा शब्द सही है। जी हाँ दोस्तों, 4 प्रकार के अर्थ दिए गए हैं। इन चारों अर्थों में पूछा गया है कि जो नीचे जो 4 शब्द समूह दिए गए उनमें से जो ये प्रश्न पूछा गया है कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है। बताइए दोस्तों, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए कौन सा शब्द सही है जिसकी पत्नी मर गई हो। जी हाँ दोस्तों, विधुर, क्या कहते हैं उसको, विधुर। तीसरा इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम अपना 25वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द के अर्थ का चयन करना है। जैसे मान लीजिए हमारा प्रश्न पूछा गया है हमसे, जो किसी धर्म या व्यक्ति पर आस्था न रखे, जो किसी पर विश्वास न करता हो, जो किसी व्यक्ति पर या किसी धर्म पर आस्था ही न रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, निशांत, धर्मनिरपेक्ष, धर्मभीरु या नास्तिक। बताइए दोस्तों, जो किसी धर्म पर विश्वास ही न रखता हो उसे क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, नास्तिक। जो किसी धर्म पर या व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक। और जो किसी धर्म को मानता हो, जो किसी व्यक्ति पर आस्था रखता हो उसको हम क्या कह देते हैं, आस्तिक। क्या कहते हैं, आस्तिक। और जो किसी पर विश्वास न करता हो, किसी धर्म को मानता ही ना हो या भगवान को ना मानता हो उसे हम क्या कह देते हैं, नास्तिक। चलिए दोस्तों, हम अपना 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 26वां प्रश्न है कि किए गए, जी हाँ दोस्तों, किए गए एहसानों को जानने और समझने वाला। यदि आप किसी व्यक्ति का उपकार करते हैं या किसी पर एहसान करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको काम पड़ने पर आपका इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है तो वो आपका इस्तेमाल करेगा और इसके बाद जब उसका काम निकल जाएगा आपसे बोले तक का नहीं। इसी तरह पूछा गया है प्रश्न हमारा कि किए गए एहसानों को जानने और समझने वाला। यदि आप किसी व्यक्ति की मदद कर देते हैं तो जिसकी आपने मदद की है वो आपको एहसान आपका मान रहा है, तो इसको क्या कहते हैं। जो किसी किए गए एहसानों को माने या समझे उसे क्या कहते हैं, सुविज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ या विज्ञ। बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। जो किसी के किए गए एहसानों को माने, समझे या जाने उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है, पतित का पर्यायवाची शब्द है। बताइए दोस्तों, कमेंट करके तुरंत बताइए कि पतित शब्द का पर्यायवाची शब्द है अधोगामी, कपूत, पापी या मलेच्छ। तुरंत कमेंट करके बताइए दोस्तों। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज यार। चलिए दोस्तों बताइए। जी हाँ दोस्तों, पतित का पर्यायवाची शब्द क्या है, अधोगामी। क्या है, अधोगामी हमारा पतित शब्द का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों, हम अपना 28वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 28वें नंबर का प्रश्न है, हौसला शब्द का विलोम शब्द है। विलोम शब्द यानी उल्टा, विलोमार्थक शब्द यानी उल्टा बताना, जैसे दिन का रात। इसी तरह आप बताइए हौसला का विलोमार्थक शब्द है हताशा, उत्साह, इच्छा या संकल्प। बताइए दोस्तों, कमेंट करके तुरंत बताइए कि हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। पहला इज द राइट आंसर, हताशा। हताशा हौसला का ही विलोम शब्द या उल्टा शब्द है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 29वां प्रश्न है, करुण का विलोमार्थक शब्द है। विलोमार्थक शब्द मतलब उल्टा, जैसे दिन का रात। इसी तरह बताइए करुण का विलोमार्थक शब्द क्या है, अचल, साहसी, वीर या निष्ठुर। बताइए दोस्तों कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, करुण का विलोमार्थक शब्द क्या है, निष्ठुर। क्या है, निष्ठुर। निष्ठुर हमारा राइट आंसर है। करुण का विलोम शब्द है, यानी करुण का अर्थ होता है दयालु, तो निष्ठुर यानी जिसको किसी पर दया ना आए, यानी विपरीतार्थक शब्द है, यानी विलोम शब्द है करुण का निष्ठुर। चलिए दोस्तों, हम 30वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 30वां प्रश्न है, दुकाल का उपसर्ग है। जी हाँ दोस्तों, बताइए दुकाल में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग आप जान गए होंगे ना, प्रत्येक अर्थ है जो किसी शब्द के पीछे लगे और उपसर्ग का अर्थ है जो किसी शब्द के आगे लगे। तो बताइए दुकाल में कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ दोस्तों,
तीसरा इज द राइट आंसर दू। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है दू। चलिए दोस्तों अपना 31वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 31वें नंबर का प्रश्न है क्षत्रिय का प्रत्यय है। बताइए दोस्तों क्षत्रिय का प्रत्यय कौन सा? प्रत्यय आप समझ गए होंगे ना। प्रत्यय का अर्थ होता है जो किसी शब्द के पीछे लगे, जो किसी वाक्य के पीछे लगे। बताइए दोस्तों क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय है, यानी क्षत्रिय में पीछे वाला शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों इया है, या नी है, या अनीय है? बताइए दोस्तों क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ दोस्तों पहला इज द राइट आंसर ई हमारा क्षत्रिय। बाद में हमारा ई आ रहा है ना, यानी प्रत्यय का अर्थ होता है जो किसी वाक्य शब्द के बाद में लगे। तो देखिए क्षत्रिय कह के देखिए क्षत्रिय ई आ रहा है ना, ई, इसलिए हमारा पहला इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अपना 32वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 32वें नंबर का प्रश्न है निर्जन। निर्जन में कौन सा संधि विच्छेद है? बताइए दोस्तों कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। निर्जन, निर्जन में कौन सा संधि विच्छेद है? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों चौथा इज द राइट आंसर निहि प्लस जन। निर्जन में कौन सा संधि विच्छेद है? निहि प्लस जन। चलिए दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना 33वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। अंधे की लकड़ी का अर्थ। जी हाँ दोस्तों अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? बताइए दोस्तों बहुत कमजोर होना, एकमात्र सहारा होना, या बिल्कुल असमर्थ होना, या किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी होना। बताइए दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि अंधे की लकड़ी होना। जी हाँ दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा लोगों ने सही जवाब दिया है। एकमात्र सहारा होना, यानी अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है यानी एक ही मात्र सहारा होना, कोई दूसरा सहारा ना होना। चलिए दोस्तों हम अपना 34वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 34वां प्रश्न है चकमा देना मुहावरे का अर्थ है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चकमा देना मुहावरे का अर्थ है। बताइए दोस्तों चकमा दे देना, जैसे कोई कहते ना यार चकमा दे दिया, चकमा दे दिया। बताइए दोस्तों चकमा देना मुहावरे का क्या अर्थ है? परेशान करना, ठगना किसी को, परेशानी में डालना किसी को, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए दोस्तों चकमा देना। जी हाँ दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर ठगना। आप कहते ना मैं यार उसे चकमा दे के आ गया, वो मुझे पकड़े हुए था, जाने नहीं दे रहा था, या उससे मुझसे कुछ मांग रहा था बार बार, मैं उसको चकमा दे के आया हूँ अचानक। तो चकमा देने का अर्थ, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठगना, किसी को ठग लेना यानी चकमा देना या भाग जाना होता है। चलिए दोस्तों अपना अगला 35वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 35वां प्रश्न है एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है। बताइए दोस्तों एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या होता है? एक चीज के चाहने वाले अनेक होना, या साथ साथ दो काम करना, एक रास्ते में दो काम करना, या उपरयुक्त में से कोई भी नहीं। जी हाँ दोस्तों कमेंट करके बताइए। अधिकतर लोगों ने सही जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों एक पंथ दो काज का अर्थ है एक साथ दो काम का होना, एक साथ दो काम होना, यानी किसी एक काम के लिए जाना और दूसरा काम भी हो जाना। यानी हम गए तो किसी एक काम के मकसद के लिए थे, लेकिन हमारे दो दो काम हो गए, यानी एक पंथ दो काज हो गया। यानी एक पंथ दो काज कहावत का क्या अर्थ है? एक साथ दो काम हो जाना। चलिए दोस्तों हम अपना 36वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 36वां प्रश्न है दो हाथ में लड्डू होने मुहावरे का क्या अर्थ है? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आपको मिलते ही रहें। यह बेहद ही हिंदी का 50 प्रश्नों का जो संकलन है यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए समझिए सिलेक्शन पक्का है, 100% पक्का है। दोनों हाथ में लड्डू होने मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी भोजन में शरीक होना, दोनों हाथों में मोती चूर के लड्डू रखना, दो तरफा लाभ होना, या उपरयुक्त सभी। कहने देते कभी कभी कि यार तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू है भाई। तो बताइए दोस्तों दोनों हाथों में लड्डू होने मुहावरे का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों तीसरा इज द राइट आंसर। तीसरा इज द राइट आंसर दो तरफा लाभ, यानी चित्त भी आपका और पट्ट भी आपका। दोनों हाथ में लड्डू होने मुहावरे का अर्थ है दोहरा लाभ हो जाना, यानी हम किसी एक काम को करते हैं उससे हमें लाभ तो होना था, लेकिन आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी आम के भाव भी मिल गए और गुठलियों के दाम भी मिल गए। जी हाँ दोस्तों दोनों हाथ में लड्डू होने मुहावरे का अर्थ है दो तरफा लाभ होना। चलिए दोस्तों हम अपना 37वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 37वां प्रश्न है समानांतर शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए दोस्तों समानांतर शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दूसरा इज द राइट आंसर समान प्लस अंतर। जी हाँ दोस्तों समान प्लस अंतर
समान प्लस अंतर किसका संधि विच्छेद है? समानांतर शब्द का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दानवीर। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है ये प्रश्न। इसको आपको अलग से रफ कॉपी में नोट कर लेना, विशेष ध्यान देना है इस प्रश्न को। दानवीर में कौन सा समास है? जी हाँ दोस्तों बताइए, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है? बताइए दोस्तों दानवीर में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास है। दानवीर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए दोस्तों हम अपना 39वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 39वें नंबर का प्रश्न है, सीमा पर डॉट 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 तैनात है। बताइए दोस्तों सीमा पर कौन तैनात है? सेना, सीमा पर दुश्मन तैनात है, सीमा पर डाकू तैनात है या सीमा पर पुलिस तैनात है? बताइए दोस्तों सीमा पर क्या तैनात है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। सीमा पर क्या तैनात है? सेना तैयार है, सेना तैयार है हमारी, यह तैनात है। चलिए दोस्तों 40वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 40वें नंबर का प्रश्न है, आसमान सिर पर उठाने मुहावरे का अर्थ है। आसमान को सिर पर उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? झगड़ा करना, बुरी तरह रोना, अत्यधिक शोरगुल करना या विचलित होना? बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए। आसमान सिर पर उठाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, अत्यधिक शोरगुल करना या अत्यधिक हल्ला मचाना। अधिकतर बच्चों का काम होता है, देखते हैं ना आप, जब वो किसी चीज को मांगने लगते हैं, नहीं अगर वो उनको चाहिए तो चाहिए, अगर कोई कह दिया कि नहीं भाई हमें टॉफी चाहिए, हमें चॉकलेट चाहिए, तो उनको उसी वक्त वो चीज चाहिए, नहीं वो तो शोर मचाने लगते हैं, हल्ला मचाने लगते हैं, रोने लगते हैं। उसी को कहते हैं ना कि यार तुमने तो आसमान सिर पर उठा लिया। तो आसमान सिर पर उठाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक शोरगुल करना। चलिए दोस्तों अपना 41वां प्रश्न देखते हैं। अगला और 41वां प्रश्न है, विनम्र का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची का अर्थ होता है यानी एक ही प्रकार के कई अर्थ होना, यानी एक शब्द के कई अर्थ होना, या एक ही शब्द को या एक ही चीज को कई अर्थों में कह देना, वह हमारा क्या होता है? पर्यायवाची होता है। बताइए दोस्तों विनम्र का पर्यायवाची क्या होता है? सुशील, विज्ञानी, भक्त या बहादुर? या हम कह दें कि विनम्र का दूसरा नाम क्या होता है? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, सुशील। सुशील को हम क्या कह सकते हैं? विनम्र, यानी विनम्र हमारा पर्यायवाची शब्द है सुशील का। जी हाँ दोस्तों, सुशील का पर्यायवाची है विनम्र और विनम्र का पर्यायवाची है सुशील। यानी पर्यायवाची का अर्थ होता है एक ही शब्द के कई अर्थ होना या कई अलग नामों से जानना। यानी जैसे आपके भी तो कई नाम होते होंगे, एक स्कूल का दूसरा नाम होता होगा, घर का अलग नाम होता होगा, दोस्त आपको अलग नाम से पुकारते होंगे, लेकिन हैं तो आप ही लेकिन नाम अनेक। उसी तरह विनम्र, विनम्र का दूसरा नाम है सुशील। पहला इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम अपना 42वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, वृक्षों के बड़े समूह, यानी जैसे छोटे छोटे आप ही 4-5 लोगों का समूह बना लेते हैं ना, एक टीम होगी, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे हैं, तो एक समूह है आपका। इसी तरह वृक्षों का भी एक छोटा बड़ा समूह होता है। तो बताइए दोस्तों वृक्षों के बड़े बड़े समूहों को क्या कहते हैं? अगली, अगार, अंबार या वन? जी हाँ दोस्तों बताइए कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, वन। आप कहते हैं ना मैं तो यार जंगल से आया हूं, मैं यार अभी घूमने जंगल गया था, तो जंगल में क्या मिलता है? बड़े बड़े पेड़ ही तो मिलते हैं, जहां पर बहुत सारे पेड़ों का समूह हो, जहां पर एकदम वृक्ष ही वृक्ष हो, उसी को तो जंगल और वन कहते हैं। आप ही बताइए, कहीं पर अगर वृक्ष ना हो तो आप उसको जंगल कह देंगे? नहीं कहेंगे ना। यानी जंगल को या वनों के समूह को ही, यानी वृक्षों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। इसीलिए चौथा इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों हम अपना 43वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों हम अपना 43वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के विपरार्थक शब्द लिखिए। विपरार्थक शब्द मतलब उल्टा, विलोम शब्द और विपरार्थक शब्द एक ही है। जैसे हम कहते हैं दिन है, तो दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है। उसी तरह आप बताइए कि दयालु का विपरार्थक यानी उल्टा शब्द क्या होता है? उदार होता है, कठोर होता है, निर्दय होता है या सदय होता है? बताइए दोस्तों, उदालु का विपरार्थक यानी उल्टा शब्द क्या होता है? जो व्यक्ति दयालु है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, निर्दय। मान लीजिए कोई व्यक्ति दयालु है, उसको हम उल्टा कहें यार वो तो बहुत निर्दयी है, तो
दयालु का विपरार्थक या विलोम शब्द क्या होता है? निर्दय। तीसरा इज द राइट आंसर। निर्दय हमारा क्या है? दयालु का विपरार्थक शब्द है। चलिए दोस्तों 44वां प्रश्न देखते हैं। 24वें नंबर का प्रश्न है विस्तीर्ण। जी हाँ दोस्तों, विस्तीर्ण का क्या बताना है आपको? विपरार्थक शब्द बताना है। यही जो प्रश्न अगला प्रश्न पूछा गया है उसी तरह है। विलोम शब्द या विपरार्थक शब्द। बताइए दोस्तों विस्तीर्ण का विपरार्थक या उल्टा क्या होता है? संकीर्ण होता है, विकीर्ण होता है, विकीर्ण होता है या प्रकीर्ण होता है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर संकीर्ण। विस्तीर्ण का विपरार्थक शब्द क्या होता है? संकीर्ण होता है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 45वें नंबर का प्रश्न है विकसित। जी हाँ दोस्तों, इसको भी वही बताना है। विपरार्थक शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। विकसित मान लीजिए कह नहीं दिया जाता यार वो तो विकसित देश है, तो विकसित देश का उल्टा क्या होगा? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहला होगा अल्प विकसित, अविकसित, विकासशील, विकासहीन या अल्प विकसित। बताइए दोस्तों विकसित का विपरार्थक शब्द क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अविकसित। अविकसित क्या होगा? विकसित का विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द। चलिए दोस्तों 46वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन करिए। यानी एक ही शब्द है कलेश। क्या है? कलेश। कलेश को आप कैसे लिखेंगे? बताइए दोस्तों, आप कलेश को कैसे लिखेंगे? कमेंट करके बताइए। 4 तरीके से आप लिख सकते हैं। चारों तरीके आपके लिखे गए हैं सामने विकल्प में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कलेश, यदि मैं आपको कलेश लिखने के लिए कहूं तो आप कैसे लिखेंगे? 4 तरीके से लिखेंगे। चारों विकल्प आपको दिए गए हैं। तो बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी सबसे सही कलेश कैसे लिखा जाएगा? बताइए सबसे सही तरीका कलेश का। जी हाँ दोस्तों, बताइए कमेंट में लिखिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। कलेश को सबसे सही तरीके से अगर आपको लिखना है, पढ़ेंगे तो इन सबको कलेशी क्या पढ़ेंगे? कलेश। लेकिन शुद्ध शब्द कौन सा है? ये दूसरा इज द राइट आंसर। शुद्ध शब्द कौन सा है? क्लेश। चलिए दोस्तों अपना 47वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 47वें नंबर का प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। जो बताइए पढ़ेगा नहीं वो कैसे सफल होगा? बिल्कुल सही लिखा गया कि आलसी व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं होते। इसमें बताइए इसमें कौन सा विशेष्य है? आलसी विशेष्य है, व्यक्ति विशेष्य है, सफल विशेष्य है या जीवन विशेष्य है? बताइए आलसी व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें सबसे सही क्या है कि इस आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसमें विशेष्य कौन सा है आपका? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। व्यक्ति क्या है हमारा? विशेष्य है। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तो किसके बारे में कहा गया? व्यक्ति के बारे में। यानी विशेष हमारा क्या है? व्यक्ति है। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह विशेष ध्यान है, प्रश्न को आपको बार बार सही तरीके से पढ़ना है, नहीं आप आंसर गलत ही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल गलत करेंगे। इसमें पूछा गया लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं पूछा गया, लक्ष्मण का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। यानी जो 4 दिए गए हैं इनमें से 3 तो लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन एक है जो लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची का अर्थ जानते हैं ना? एक ही चीज को कई नामों से जाना। जैसे आपको भी तो कई नामों से जानते होंगे। विद्यालय में आपका दूसरा नाम, घर में आपका दूसरा नाम, दोस्त आपको किसी दूसरे नाम से कहते होंगे, लेकिन है तो आप ही। तो बताइए लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सौमित्र, रामानुज, लखन या बलभद्र? बताइए दोस्तों, कमेंट करके तुरंत बताइए। जी हाँ दोस्तों, 4वां नंबर इज द राइट आंसर, बलभद्र। बलभद्र क्या है? लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीनों ये हमारे क्या हैं? लक्ष्मण के ही पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए दोस्तों अपना 49वां प्रश्न देखते हैं। अगला और 49वां प्रश्न है जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द बताइए। कमेंट करके बताइए, तुरंत बताइए। जो जल में चलता हो, जल में फिरता हो, जल में रहता हो। आप तो नहीं जल में रहते ना, तो आप तो हो नहीं सकते। तो बताइए जो जल में ही रहता है, जल में ही चलता है, जल में ही फिरता है, उसको आप क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं, तुरंत कमेंट करके बताइए। उसको आप उभयचर बोलेंगे, जलचर जलधर बोलेंगे, सरिसृप बोलेंगे या उपयुक्त सभी बोलेंगे? बताइए दोस्तों, जो जल में ही चलता फिरता रहता है उसको आप क्या बोलेंगे? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, जलधर। जो जल में ही रहेगा, जल में ही भोजन करेगा, जल में ही फिरेगा, उसे हम क्या कहेंगे? जलधर जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? जलधर जीव कहेंगे। चलिए दोस्तों अपना 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है सम्मति। जी हाँ दोस्तों, सम्मति का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ जानते हैं ना आप?
दो शब्दों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि का मतलब होता है मिलना या जुलना, यानी जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं वो हमारा क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। तो बताइए दोस्तों कि सम्मति का विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, सत प्लस मति। जी हाँ दोस्तों, सत प्लस मति, जब ये दो शब्द आपस में मिल गए तो सम्मति बन गया। तो सम्मति किन दो शब्दों का मेल है? सत प्लस मति, यानी तीसरा इज द राइट आंसर। सती सम्मति का विलोम शब्द क्या है? सत प्लस मति। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही धाकड़ वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद दोस्तों।